पिछली कक्षा में हम पढ़ रहे थे सवर्ण संज्ञा के विषय में। पाणिनि ने सवर्ण संज्ञा की है। सवर्ण संज्ञा का विधायक सूत्र है तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णम। तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णम। मतलब होता है कि आश्य आश्य से तात्पर्य है उच्चारण स्थान से, और प्रयत्न से तात्पर्य है आभ्यंतर प्रयत्न से। आभ्यंतर प्रयत्न, प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं वस्तुतः। एक होते हैं बाह्य प्रयत्न और एक होते हैं आभ्यंतर प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न उनका जो बाहर जो प्रभाव परिलक्षित होता है या बाहर से जैसे वो प्रयत्न प्रतीत होते हैं वो उनके बाह्य प्रयत्न हैं। लेकिन भीतर से जो क्रियाएं होती हैं मुख के अंदर उच्चारण करने के लिए जिस तरह से हमें प्रयत्न करना होता है भीतरी हिस्से में, वह आभ्यंतर प्रयत्न के नाम से, आभ्यंतर है ना भीतरी, तो आभ्यंतर प्रयत्न के नाम से जाना जाता है। भीतर शब्द भी आभ्यंतर शब्द से ही बना हुआ है तद्भव रूप में। तो आश्य का तात्पर्य है उच्चारण स्थान, और प्रयत्न का आश्य का तात्पर्य तुल्य आश्य प्रयत्नम सवर्णम। आश्य है ना उच्चारण स्थान और प्रयत्न है ना आभ्यंतर प्रयत्न, तुल्य है समान, और सवर्ण है सवर्ण। तो तात्पर्य यह है कि जिन दो वर्णों के उच्चारण स्थान एवं आभ्यंतर प्रयत्न तुल्य समान होते हैं, वो दोनों वर्ण परस्पर सवर्ण कहलाते हैं। यदि किन्हीं दो वर्णों के उच्चारण स्थान एवं आभ्यंतर प्रयत्न समान हैं, तुल्य हैं, समान हैं, तो वो दोनों वर्ण परस्पर सवर्ण होंगे। उन दोनों वर्णों को परस्पर सवर्ण समझा जाएगा, माना जाएगा। अब समझने की आवश्यकता यह है कि उच्चारण स्थान क्या है और प्रयत्न क्या है। उच्चारण स्थान किसी भी वर्ण के उच्चारण के लिए हमें मुख के किसी विशेष भाग को छूना होता है या मुख के किसी विशेष भाग को काम में लेना होता है, तभी उस विशेष हिस्से को प्रयोग में लाकर ही हम उस वर्ण का उच्चारण कर सकते हैं। तो वह विशेष भाग जो उस वर्ण के उच्चारण में विशेष रूप से सक्रिय होता है, विशेष रूप से काम में आता है, वह भाग, वह हिस्सा, वह अवयव, मुख का वह अंश उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। उच्चारण स्थान यानी जगह, तो उच्चारण करने की जगह, जिस जगह से मुख की जिस भाग से, जिस हिस्से से उस वर्ण का उच्चारण हो रहा है। इसको हम समझने से पूर्व, मतलब सारे वर्णों का किस वर्ण का क्या उच्चारण स्थान है यह सब हम देखेंगे, और किस वर्ण का क्या प्रयत्न है ये भी हम समझेंगे, सूत्र रूप में समझेंगे, और फिर हम देखेंगे कि सवर्ण संज्ञा किस तरह से होती है, उसके उदाहरण की चर्चा करेंगे और इस पर एक थोड़ा सा अंत में दृष्टिपात करेंगे। तो इस सूत्र को हम यही छोड़ देते हैं, केवल इतना समझ जाते हैं कि यदि कोई दो वर्ण है, पहले वर्ण का उच्चारण स्थान और दूसरे वर्ण का उच्चारण स्थान एक जैसे हैं, पहले वर्ण का आभ्यंतर प्रयत्न और दूसरे वर्ण का आभ्यंतर प्रयत्न भी एक जैसा है, तो वो दोनों वर्ण परस्पर सवर्ण कहलाएंगे। जैसे कोई दो लोग हैं, इसके पिता और इसके पिता भी एक ही हैं, इसकी माँ और इसके माँ भी एक ही हैं, तो वो दोनों परस्पर सगे भाई कहलाएंगे, ये सहोदर कहलाएंगे। उसी तरह से सवर्ण होता है। सवर्ण के लिए माँ बाप समान नहीं होने चाहिए, सवर्ण के लिए उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न समान होने की आवश्यकता होती है। अब आइए बात करते हैं उच्चारण स्थान की।
अकुह, विसर्जनीयानाम, कंठ, इचुयशानाम, तालु, ऋतुरसाणाम, मूर्धा, ऋतु लसानाम, दंतः। पहले सूत्र का अर्थ होता है ऐसे तात्पर्य ए और आ दोनों से है। माहेश्वरी सूत्र में भी हम देखते हैं कि केवल एक ही उच्चारण होता है, ह्रस्व का ही उच्चारण होता है, ह्रस्व से ही दीर्घ का बोध भी हो जाता है। तो यहाँ भी ऐसे तात्पर्य ए और आ दोनों से है। यह है अनुदित सवर्ण शिचा प्रत्यय है, सूत्राधिकार पूर्वक है, लेकिन हम इस कक्षा पर या इस स्तर पर इसको विशद रूप से समझना आवश्यक या उपयोगी नहीं समझते हैं। हम ऐसा समझते हैं कि आप ऐसा समझ लीजिए, ऐसा मान लीजिए, ऐसा रट लीजिए कि ऐसे तात्पर्य ए और आ दोनों से। कु, जब भी व्याकरण में कहीं भी किसी भी सूत्र में वर्गों के प्रथम वर्ण के नीचे उ लगा हो, वर्गों के प्रथम वर्ण का तात्पर्य है 5 वर्ग हैं वर्णमाला में, कै, चे, टे, ते और पे। तो जब भी इनके नीचे उ लगा हो, यानी कै की जगह कु लिखा हो, तो कु का अर्थ होगा संपूर्ण कै वर्ग से। तो कु लिख देने का मतलब हो जाता है कै, खे, गे, खे, ग। यदि चे, अगला वर्ग का प्रथम वर्ण चे है, तो चे के नीचे यदि उ लगा है, चू लिखा हुआ है, तो उसका मतलब होगा चे से ज, टे के नीचे उ लगा है, ट, ट, ठ, न, ते के नीचे उ लगा है, त, थ, न, पे के नीचे लगा है, प, प। तो कु, चू, टू, तू, पू, इनका मतलब होता है के वर्ग, चे वर्ग, टे वर्ग, ते वर्ग और पे वर्ग से। तो यहाँ पे कु लिखा हुआ है, कु का तात्पर्य हुआ के वर्ग, के वर्ग यानी क, ख, ग, घ, अंग। तीसरा है, तो है ले लिया। फिर विसर्जनीय, तो विसर्ग ले लिया। विसर्ग यानी इसका उच्चारण कर। हाँ, कंठ, इन सब का उच्चारण स्थान कहां से होता है? कंठ से होता है, गले से होता है। यहां से अ, आ, क, ख, ग, घ, ङ, ह और विसर्ग, जैसे राम, कंठ, श्रीकंठ। ठीक है, तो इन सभी के उच्चारण के लिए जब हम इनका उच्चारण करके भी देखें तो हमें लगेगा कि गले के इस भाग में कंपन हो रहा है, गले के इस भाग का प्रयोग, इस ये वाला हिस्सा प्रयोग में आ रहा है, इसे कंठ कहते हैं। तो इनका उच्चारण स्थान, इन सब के उच्चारण की जगह क्या है? कंठ। अ, आ, क, ख, ग, घ, ङ, ह और विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है।